नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जीएस बूस्टर सीरीज में आपके आरडब्ल्यूए एसएससी चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दो वीडियो हम इसमें लेकर आए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दूसरा शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही अगर वीडियोज़ को हम देखें तो दोनों ही वीडियोज़ पर जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे गए हैं और आप सब लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और लगभग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इसी तरह से हम ठीक है 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये पाएंगे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चंस इस सीरीज से बन जाएंगे। इस तरह से मैं इस सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको हम अलग से कराएंगे इसी सीरीज में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कुछ प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच में कंपैरिजन की। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में कंपैरिजन होगा, अगला जो वीडियो होगा उसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच में कंपैरिजन होगा, अगले वीडियो में महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो ऐसे करके जो हम कंपैरिजन करेंगे ना, उसमें हम एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा रहे हैं। अगर मैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में कंपैरिजन करा रहा हूं तो मैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को आपको पढ़ा रहा हूं, ये बात आपको समझना है। ये कंपैरिजन का मतलब ये कोई टीवी शो नहीं है ना। इसका सीधा सा उद्देश्य है कि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न मिले और आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, बिना ये सोचे हुए कि मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं 10 मिनट की एक वीडियो देख रहा हूं जिसमें मजा आ रहा है और मेरे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। इस तरह का उद्देश्य है मेरा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला है बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे फीचर्स। यहां पर है भारत के राष्ट्रपति और यहां पर है राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें तो यहां पर है कि भाई जो संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 जो अगला आर्टिकल है वो बोलता है कि संघ की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से करेगा। आर्टिकल 54 में उसका इलेक्टोरल कॉलेज है कि कौन कौन उसको वोट करेगा। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के केवल इलेक्टेड मेंबर्स उसको वोट कर सकते हैं। आर्टिकल 55 में उसके निर्वाचन की पद्धति है, उसका इलेक्टोरल मेथड है। और इसका इलेक्टोरल मेथड हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिसमें बोला है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इनडायरेक्टली इलेक्शन मेथड के द्वारा उसको चुना जाएगा। मतलब एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से उसको चुना जाएगा। आर्टिकल 58 में उसकी योग्यताओं के बारे में चर्चा की है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर, ना ही संघ सरकार, ना ही राज्य सरकार और ना ही किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ के पद को धारण न करता हो, और प्लस जी किसी भी लाभ के पद को धारण न करता हो, प्लस लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता उसमें हो, है ना। अब इसके बाद हम आर्टिकल 60 के बारे में बात करेंगे कि वह शपथ लेता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके द्वारा नियुक्त किसी भी वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद एवं गोपनीयता के बारे में बात की है उनके आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल हैं। 153 में, अच्छा, ये जो बातें मैं बोल रहा हूं आप लिख भी सकते हैं साथ साथ, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि जितना कोई 2 घंटे में पढ़ाएगा उतना मैं 10 मिनट में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आई प्रॉमिस टू यू। और आप एंटायर किसी भी सब्जेक्ट में यही पाएंगे, जब भी मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आप इसको फील करेंगे इस बात को। अब यहां पर आर्टिकल 153 है, इसमें बोला है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से एक प्रोविजन इसी में जोड़ा गया आर्टिकल 153 में कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की जा सकती है। आर्टिकल 155 में उसका अपॉइंटमेंट है, लेकिन उससे पहले आर्टिकल 154 भी आप पढ़ लो जो यहाँ मिसिंग है। उसमें बोला है कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। जैसे यहाँ पर 53 में बोला था, ऐसे यहाँ पर 154 में बोला है। यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए बोला था कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा, अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बोला गया है राज्यपाल के लिए आर्टिकल 154 में कि राज्य की समस्त कार्यपालिका की संबंधी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग राज्यपाल या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 155 में उसका अपॉइंटमेंट है, उसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, एक अधिपत्र और मोहर के माध्यम से पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसकी नियुक्ति होती है। लेकिन राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं, और वो राष्ट्रपति के ड्यूरिंग द प्लेजर अपने पद को ग्रहण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। 156 में उसका कार्यकाल है और बोला है कि वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
लेकिन चूंकि वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा तो राष्ट्रपति कभी भी उसको पद से हटा सकते हैं। यहां पर आप पूछेंगे कि सर राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है, तो आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में यही बोला है कि वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। समय से पहले कभी भी वह उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकता है और उसको हटाया भी जा सकता है महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा। तो इसलिए आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में सबसे पहले महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, महाभियोग शब्द आया, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में जो जिक्र किया है वह आर्टिकल 61 में किया गया है, उस प्रोसेस के बारे में। लेकिन शब्द सबसे पहले इनकाउंटर आर्टिकल 56 में हुआ है। और आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में यह भी है कि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी वह तब तक पद ग्रहण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। कार्यकाल की समाप्ति होगी तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका सक्सेसर ना आ जाए, ठीक है, वह तब तक अपना पद ग्रहण करेगा। अब यहां पर बात करेंगे उसकी नियुक्ति या फिर चयन की विधि। तो आर्टिकल 54 में उसका निर्वाचक मंडल है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा जो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसके माध्यम से उसका चुनाव होता है। इनडायरेक्टली चुनाव होता है जो कि एकल संक्रमणी मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है, ठीक है। अब यहां पर राष्ट्रपति द्वारा सीधे इसको अपॉइंट किया जाता है, केंद्र सरकार की सिफारिश पर इसको अपॉइंट किया जाता है। यहां पर भी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यहां पर भी 35 वर्ष होनी चाहिए। नागरिकता के लिए दोनों का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यह जरूरी नहीं कि जन्म से ही भारत का नागरिक हो, ना ही राष्ट्रपति ना ही राज्यपाल। नागरिकता आप 5 आधारों पर ले सकते हैं, सीए 1955 बोलता है। या तो आप जन्म से भारत के नागरिक हो, या वंशक्रम से, या फिर रजिस्ट्रेशन से, या फिर देशीकरण से, या फिर कोई भी राज्य क्षेत्र के अर्जन से आप भारत के नागरिक हो। तो 5 में से किसी भी आधार पर आप भारत के नागरिक हो, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, राज्यपाल राज्यों के बन सकते हैं। जबकि अगर अमेरिका में बात करें ना, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए वहां पर आपको जन्म से अमेरिका का नागरिक होना जरूरी होता है आपके लिए, कि जन्म से आप अमेरिका के नागरिक हो, ठीक है। अब अगर हम योग्यता के बारे में बात करें तो यहां पर बोला है कि भाई वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और यहां पर बोला है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदस्य होने पर पद ग्रहण की तिथि से सीट रिक्त उसकी मानी जाएगी, ठीक है। वह कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो, ना ही किसी केंद्र सरकार या लाभ राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी तरह के किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारण ना करता हो, लाभ के पद को। और यहां पर भी यही है कि वह किसी भी लाभ के पद को धारण ना करता हो। यहां पर बोला है भैया कि वह पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक, ठीक है, अपने पद को धारण करेगा। आर्टिकल 57 में है कि उसको पुनः नियुक्त किया जा सकता है, वो जितनी बार चाहे उतनी बार नियुक्त हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका का राष्ट्रपति तो केवल 2 ही बार मैक्सिमम वहां पर कोई भी एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो जब तक चाहे तब तक भैया राष्ट्रपति बने, बस 5-5 वर्ष के बाद चुनाव जीत कर आ जाए, ठीक है। आप चाहो तो जितनी भी बार चाहो उतनी बार बनो। यहां पर बोला है कि वह ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है, लेकिन उसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। यहां पर चूंकि वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, बच्चे संविधान में उसको हटाए जाने का कोई भी आधार नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे उसको पद से हटा सकता है, लेकिन इसे हटाए जाने का आधार है, और इसे हटाए जाने के आधार आर्टिकल 61 में महाभियोग है। कैसे हटाएंगे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा? तो सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाएगा, आप उस प्रस्ताव को किसी भी सदन में लेकर आ सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन उस सदन में, किसी भी सदन में जब आप प्रस्ताव लेकर आएंगे तो सदन के टोटल के 1/4 से ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। इस प्रस्ताव की सूचना आप उसको 14 दिन पहले दे दें। इस बात को इंश्योर करें कि 14 डेज बिफोर इस प्रस्ताव की सूचना मिल जानी चाहिए उसको, ठीक है। अब जैसे जिस भी सदन से पास हो गया तो फिर उस सदन में ये प्रस्ताव चला जाएगा, और जाने के बाद फिर ये दोनों ही सदन से अलग अलग टोटल के 2/3 से पास होगा। अगर ये दोनों ही सदन के टोटल के 2/3 से पास होगा, उसको तृतीय प्रकार का विशेष बहुमत कहते हैं, थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। केवल एक ही बार इसका यूज किया गया है राष्ट्रपति के रिमूवल में, और राष्ट्रपति के रिमूवल की जो प्रोसेस है इसको हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चाहे राष्ट्रपति पर रिमूवल, राष्ट्रपति की इंपीचमेंट की प्रोसेस हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की इंपीचमेंट की प्रोसेस हो, और द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हमने कहां से लिया है? बोलो, ये सब हमने कहां से लिया है? ये हमने यूएस से लिया है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बात ली है, और हमने बता दिया कि दोनों ही सदनों के, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, दोनों ही सदनों से अगर टोटल के 2/3 से पास हो जाएगा तो जिस तिथि को ये पास हुआ उस तिथि को राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा।
यहां पर वह शपथ लेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, और यहां पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, जो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष, या फिर उच्च न्यायालय नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश उनके समक्ष शपथ लेता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर हम नियुक्तियों और प्रशासनिक अधिकारों के बारे में बात करें तो आप यहां पर आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चे, भारत सरकार का प्रमुख, ठीक है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्रपति भारत सरकार का प्रमुख है। ठीक है, देश का शासन उसी के नाम पर चलाया जाता है, ये समझना, देश का शासन उसी के नाम पर चलाया जाता है, वह हेड ऑफ स्टेट है जो आपका राष्ट्रपति है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और यहां पर आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, आर्टिकल 75 क्लॉज 2, 75 क्लॉज 2, और यहां पर आर्टिकल 164 क्लॉज 2, यहां पर मुख्यमंत्री की सलाह पर वह, ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन वह उसी व्यक्ति को वही मंत्रालय देंगे जो यहां पर मुख्यमंत्री बताएगा और यहां पर प्रधानमंत्री बताएगा। मतलब अपने विवेक से करने के लिए वह स्वतंत्र है ही नहीं भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति यही करते हैं राष्ट्रपति साहब। यहां पर प्रेसिडेंट है, यहां पर मिस्टर प्रेसिडेंट है, ठीक है, फिलहाल मिसेस प्रेसिडेंट है, और यहां पर आपके गवर्नर है, यहां पर आपके गवर्नर है। तो ये ध्यान करने वाली बात है बहुत अच्छे से कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यपाल, ठीक है, समझना है बच्चे, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल परामर्श देंगे, प्लस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। आ रही है बात समझ में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से 151 इसकी नियुक्ति करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्टिकल 324 उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यूपीएससी, आर्टिकल 315 यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो ये नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। यहां पर हम बात करें आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अच्छा, यहां पर आर्टिकल 76 भी होगा, ठीक है, जिसमें होगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यहां पर मिसिंग है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। यहां पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। जो राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त है, राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, जिसके बारे में चर्चा आर्टिकल 243 के में और आर्टिकल 243 जेड ए में, ग्राम पंचायतों के लिए 243 के में है, ग्राम पंचायतों के लिए 243 के में है, और नगर निकायों के लिए, नगर निकायों के लिए 243 जेड ए में है, तो उसकी नियुक्ति करते हैं। आगे चलेंगे, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। यहां पर संघ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति में इनकी कोई भूमिका नहीं होती राज्यपाल की। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर्स होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति उन सभी, मतलब जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राष्ट्रपति सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर्स होते हैं, और जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर उस राज्य के राज्यपाल होते हैं, जो कि, ठीक है, उपकुलपतियों को भी नियुक्त करते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर्स, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सभी के विजिटर राष्ट्रपति होंगे, और राज्य के विश्वविद्यालय के ये होंगे। आइए अब हम बात करेंगे आर्टिकल 111 और आर्टिकल 200, दोनों में क्या अंतर है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब समझना, कोई भी बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास आया, तो राष्ट्रपति उस बिल पर जो भी डिसीजन लेंगे, दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 111, वो आर्टिकल 111 का सब्जेक्ट होगा। और जब कोई भी विधेयक, ठीक है ना, विधानसभा से पारित होकर आया, तो उस पर जो निर्णय लेंगे वो राज्यपाल लेंगे, आर्टिकल 200 के तहत। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो राष्ट्रपति, ठीक है ना, विधेयक अधिनियम बन जाता है। अगर राष्ट्रपति सहमति दे दे तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है, और अगर राज्यपाल सहमति देते हैं तो राज्यपाल की सहमति के बाद, ठीक है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक है वह भी
विधेयक बन जाता है, मतलब है ना, अधिनियम बन जाता है। तो यहाँ पर अगर सहमति दे दें कोई भी विधेयक जो दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास आया, तो सबसे पहली शर्त उनके पास होती है, जो पहला उनके पास पावर है कि वो अपनी स्वीकृति दे दें, अपनी सहमति दे दें। अगर उन्होंने अपनी स्वीकृति और सहमति दे दी तो उनकी स्वीकृति और सहमति के बाद वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। यहां पर भी राज्य के संदर्भ में वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, अगर वो सहमति रोक दें तो यहां पर विधेयक समाप्त हो जाता है, यहां पर भी विधेयक समाप्त हो जाता है अगर उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। विधेयक उनके पास आया और उन्होंने सहमति रोक दी, अस्वीकृत कर दिया, जैसे ही उन्हें अस्वीकृत किया भैया, विधेयक यहां पर भी समाप्त हो जाएगा, यहां पर भी समाप्त हो जाएगा। पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं बच्चे, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। अगर वह पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक पर वह कभी भी पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। हमेशा ध्यान रखना, मनी बिल पर सस्पेंशन वीटो का यूज नहीं किया जा सकता, मनी बिल को नहीं लौटा जा सकता पुनर्विचार के लिए। तो एक बार लौटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वह फिर से आ जाए तो राष्ट्रपति फिर अनिवार्य होंगे उस पर अपनी स्वीकृति देने के बाद। एक बार तो लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए, लेकिन सदन से पारित हो जाने के बाद दोबारा से आ जाए तो वह अब इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाउंडेड होंगे। एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को वो भी नहीं लौटा सकते। अगर पुनः पारित होकर आ जाए तो वह भी अपनी सहमति देने के लिए वो होंगे। राष्ट्रपति खुद अपने लिए क्या ही आरक्षित करेगा, तो ये राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता, लेकिन यहां पर राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी भी विधेयक को, चलिए माफ कीजिएगा, यहां पर राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब विधेयक है साधारण विधेयक। अगर साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, राष्ट्रपति इसको अस्वीकृत भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसको रोक भी सकते हैं, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। सेम ये सारी बातें राज्यपाल भी कर सकता है। कोई भी साधारण विधेयक जो राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल इस पर अपनी सहमति दे सकते हैं, राज्यपाल इसको रोक सकते हैं, राज्यपाल इसको लौटा सकते हैं, या राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल इसको आरक्षित कर सकते हैं। धन विधेयक पर वो सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन लौटा नहीं सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। सेम यहीं पर सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन ठीक है लौटा नहीं सकते, प्लस राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। धन विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर बच्चे सहमति देना अनिवार्य है, और संविधान संशोधन विधेयक राज्य के विधानमंडल में आते ही नहीं है। अध्यादेश जारी कर सकते हैं वे आर्टिकल 123 के तहत, जब संसद का कोई भी एक सदन सत्र में ना हो तब वे अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं, और यहां पर वो आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। चलिए, अगर हम उनके फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियों को देखें, तो वे संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं। जो बजट है, बजट के बारे में चर्चा आर्टिकल 112 में है, तो वे संसद के पटल पर अलग अलग राज्यसभा और लोकसभा में बजट को प्रस्तुत करवाते हैं, और यहां पर राज्यपाल आर्टिकल 202 के तहत राज्य विधानमंडल के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं। धन विधेयक का परिचय केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में किया जाता है, यहां पर केवल राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा में धन विधेयक का परिचय। देखो, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वह लोकसभा स्पीकर प्रमाणित करता है, लेकिन परिचय उसका राष्ट्रपति करता है लोकसभा में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, राज्य की विधानसभा में विधानसभा स्पीकर इसको प्रमाणित करता है, लेकिन परिचय उसका राज्यपाल करता है निम्न सदन में। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान नहीं दिया जा सकता। यहां पर राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी कोई अनुदान नहीं दिया जा सकता। जो कंटिजेंसी फंड होता है, आकस्मिकता निधि, इस पर यहां पर राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है, आर्टिकल 267। यहां पर राज्यपाल का कंट्रोल होता है राज्यों की आकस्मिकता निधि पर, आर्टिकल 267 क्लॉज 2। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष पर आर्टिकल 280 के तहत वह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन करता है, और यहां पर राज्यों में राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ग्राम पंचायतों के लिए आर्टिकल 243I के आधार पर, और नगर निकायों के लिए आर्टिकल 243 के आधार पर राज्य वित्त आयोग का गठन यहां पर भी प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है पंचायतों की समीक्षा के लिए। अब हम बात करें 72 है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। केंद्रीय कानूनों के विरुद्ध अपराध पर लागू है। अगर केंद्रीय कानूनों के विरुद्ध कोई भी अपराध हुआ है तो क्षमादान राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अगर राज्य कानूनों के विरुद्ध अपराध हुआ है तो वहां पर क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास होगी। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है, और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में है। ये बात ध्यान रखना है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, केवल निलंबित या कम कर सकते हैं, क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के निर्णयों को भी क्षमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। राज्यपाल बच्चे कोर्ट मार्शल के निर्णय के संबंध में कोई शक्ति नहीं रखते।
इसके अलावा बाकी की सभी शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की समान है। लघुकरण, निलंबन, परिहार, ठीक है ना, विराम, ये सभी शक्तियां समान है। बस मृत्युदंड की क्षमा को राज्यपाल नहीं कर सकते माफ, और प्लस वह कोर्ट मार्शल की सजा के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है ना। केंद्रीय कैबिनेट गृह मंत्रालय की सलाह पर कार्य करते हैं राष्ट्रपति, और राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल कार्य करते हैं। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह एक बार पुनर्विचार, ठीक है ना, मतलब अगर मंत्रिपरिषद की कोई भी सलाह राष्ट्रपति के पास आई, समझना, मंत्रिपरिषद की कोई भी सलाह राष्ट्रपति के पास आती है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मंत्रिपरिषद की सलाह अगर राष्ट्रपति के पास आई तो राष्ट्रपति एक बार इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये प्रोविजन हमने 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा है कि एक बार वैसे लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा से मंत्रिपरिषद ने फिर से राष्ट्रपति को भेज दिया तो राष्ट्रपति इस बार इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाउंडेड होंगे, बाध्य होंगे, ठीक है ना। सामान्यतः बच्चे, अगर राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद की कोई भी सलाह आती है तो राज्यपाल बाध्यकारी हैं, लेकिन स्पष्ट संवैधानिक विशेषाधिकार के साथ, ठीक है। पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं मृत्युदंड को, ठीक है बच्चे, ये सजा को कम या निलंबित कर सकते हैं, पूर्ण क्षमा नहीं कर सकते राज्यपाल। सैन्य शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है कि वह राष्ट्रपति साहब जो है आर्टिकल 52 क्लॉज 2 में कि वो तीनों ही सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। युद्ध एवं शांति की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं था, लेकिन आर्टिकल 114 क्लॉज 3 में बोला है कि वह विधि के प्राधिकार के बिना ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसमें धन खर्च होता हो। इनके पास कोई भी सैन्य या राजनयिक शक्ति नहीं है। आपातकालीन शक्तियां हैं इनके पास, यहां पर बच्चे आपातकालीन शक्तियां इनके पास कुछ नहीं है। बस राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के आधार पर राष्ट्रपति शासन की ये केवल सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है ना। संघ के पुनः पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। राज्य के पुनः पारित विधेयकों को अभी भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित आप कर सकते हैं। तो ये था राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है, आप लोग इंतजार करना, उसमें हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों के बीच में, उनकी शक्तियों के बीच में, ठीक है, एक कंपैरिजन पढ़ेंगे और प्रश्न भी आपकी यहीं से बनेंगे। थैंक यू सो मच।